हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। हमने एक इडियम्स का सीरीज स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े थे। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में भी मैं आपको टॉप 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाने वाला हूँ, जो एसएससी रेलवे और एसएससी बैंक और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए इस क्लास को पूरे को। अगर आप इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये जो इडियम्स फ्रेजेस इनको मीनिंग के साथ में समझाऊंगा। इनके साथ, इनकी इमेज के साथ हमको इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे और उसके बाद में इनका पैसेज में कैसे यूज होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले है कंगारू कोर्ट। क्या है कंगारू कोर्ट? कोर्ट एक कोर्ट होती है जिसके अंदर कोई भी फैसला आता है वो क्या करता है? न्याय करता है। क्या करता है? जो कोर्ट होती है वो क्या करती है? न्याय करती है। लेकिन यहाँ क्या है, आप देखिए जो कोर्ट है उसके अंदर क्या बैठा है? कंगारू बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कंगारू बैठा हुआ है। अब आप सपोज कीजिए अगर किसी कोर्ट में जज की जगह अगर कंगारू बैठा रहेगा तो उसको क्या समझ होगी कि भाई फैसले में क्या देना है क्या नहीं देना, गलत कौन है सही कौन है। कंगारू को तो कोई किसी प्रकार की समझ ही नहीं होगी। तो अगर कंगारू कोर्ट है इसका मतलब वो अनफेयर वाइस्ड प्रोसेस है। कैसी है? अनफेयर है और वाइस्ड प्रोसेस है। तो इसका मतलब वो सही प्रोसेस नहीं है, वो बिल्कुल गलत प्रोसेस होती है। तो जब भी कंगारू कोर्ट आए तो कोर्ट का मतलब कोर्ट होती है जो सही फैसला देती है, लेकिन इसके साथ में कंगारू बैठा हुआ, कंगारू लगा हुआ है। इसका मतलब कोर्ट में कौन बैठा हुआ है? फैसला देने वाला कंगारू बैठा हुआ है। अगर कंगारू कोई फैसला देगा तो वो सही फैसला देगा? नहीं देगा। उसको समझ ही नहीं है भाई क्या फैसला है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। जानवर को थोड़ी पता रहता है, उसको इतनी समझ थोड़ी रहती है। तो कंगारू कोर्ट का मतलब हो गया ए अनफेयर वाइस्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है कीप द बॉल रूलिंग। क्या है कीप द बॉल रूलिंग? कोई बॉल है वो लुढ़क रही है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको लुढ़काते हुए चल रहा है। क्या कर रहा है? लुढ़काते हुए चल रहा है। इसका मतलब वो उसकी गति को क्या किए हुए? मेंटेन करे हुए। क्या किए हुए हैं? मेंटेन। जो उसकी गति थी पहले, मतलब ये 2 की स्पीड से लुढ़क रही थी, अगर ये इसके साथ में इसमें अगर ये इसके धक्का नहीं देगा तो ये धीरे धीरे लुढ़कती, इसकी स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस बॉल के क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है। तो उसके मोमेंटम को क्या किए हुए है? बनाए हुए है। क्या किया हुआ है? बनाया हुआ है। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब मेंटेन मोमेंट। क्या होता है? उसके मोमेंट को बनाए रखना। तो अगर वो लुढ़क रही है तो उसको लुढ़कते ही रहने देना, उसी को बोला जाता है कीप द बॉल रोलिंग, मेंटेन मोमेंट। हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये कोई मान लीजिए ये नेल है जिसको हम बोलते हैं चोबा, उसके ऊपर हथौड़ी से आप क्या कर रहे हो? हिट कर रहे हो। और कहाँ हिट कर रहे हो? उसके हेड पर हिट कर रहे हो। अगर आप इसके हेड पे हिट कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्ट कर रहे हो, एकदम राइट कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप इस हथौड़े से इस कील पर दे रहे हो और आप इसके हेड पे नहीं देके अगर इधर दे रहे हो तो आप सही जगह थोड़ी दे रहे हो। लेकिन आपने क्या किया है? उसके हेड पर हिट किया है। जो आपकी जो चोबा है उसके किस पर, ये जो ऊपर चौड़ा चौड़ा सा रहता है इसको क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। तो हथौड़ी से आपने उसके हेड पर क्या किया है? हिट किया है। इसका मतलब एग्जैक्ट सही किया है। अगर हथौड़ी से अगर इसके हेड पर आप हिट नहीं करते तो कहीं अगर साइड में हिट करते तो वो क्या रहता? गलत रहता। लेकिन आपने क्या किया है? हिट द नेल ऑन द हेड। आपने जो नेल है उसके हेड पर हिट किया, इसका मतलब गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट। तो आपने जो कुछ भी किया है वो क्या किया है? एग्जैक्टली राइट किया है। कीप वन फिंगर क्रॉस। अपनी अंगुलियों को क्या किए हुए रहना? क्रॉस किए रहना। क्या किए हुए रहना? क्रॉस किए रहना। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कई बार क्या होता है भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो भारत पाकिस्तान के अलग अलग जो समर्थक रहते हैं वो अपनी अंगुली को क्या किए हुए रहते हैं? एक के ऊपर एक, मतलब अपने हाथों को क्या कर लेते हैं? एकदम एक हाथ को दूसरे हाथ से मिला के एकदम अंगुलियों को मिला लेते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि यार रिजल्ट ऐसा है अपने फेवर में आए। क्या है? अपने फेवर में रिजल्ट आए। वो गुड लक की कामना करते हैं। किसकी करते हैं? गुड लक की। कई बार कमेंटर कह रहे थे और अपने सीट की पेटियां बांध लीजिए। तो वही क्या है? कीप ऑन फिंगर क्रॉस है। क्या है? कीप ऑन फिंगर क्रॉस है। कोई ऐसी चीज चल रही है उसमें पता नहीं कि अच्छा परिणाम होगा या गलत परिणाम होगा, बट आपका उद्देश्य ये रहता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब जैसे सपोज कीजिए एसएससी का रिजल्ट आने वाला है आज।
अब जैसे ही आप एसएससी का रिजल्ट सर्च करोगे, जब रिजल्ट आएगा तो आप एक तरह की आपके अंदर की होगी कीप ऑन फिंगर क्रॉस होगी। क्या होगी? कीप ऑन फिंगर क्रॉस होगी। मतलब आप कामना करोगे कि गुड लक की। किसकी कामना करोगे? गुड लक की। तो कीप ऑन फिंगर क्रॉस का मतलब होता है होप फॉर गुड लक। कोई भी गुड लक की क्या करना? कामना करना। तो इसको ऐसे याद रखिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं मैच देखने गए हो, मैच देखने गए हो तो अब मान लीजिए 2 बॉल पे कितने रन चाहिए? 10 रन चाहिए। अब आप क्या होगे, सभी दर्शक क्या हो जाएंगे? एक तरह के उत्तेजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तेजित। वो क्या करेंगे? कीप ऑन फिंगर क्रॉस करेंगे। वो अपनी अंगुलियों को क्या करेंगे? एक दूसरे में क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? वो कामना करते हैं कि कैसा हो? गुड लक हो। क्या हो? गुड लक। उसी को बोला जाता है होप फॉर गुड लक। तो कंगारू कोर्ट का मतलब हो गया, अगर कोई कंगारू अगर कोर्ट में बैठा हुआ है तो वो फैसला सही नहीं देगा, इसका मतलब अनफेयर बाइस्ड प्रोसेस हो गई। कीप द बॉलिंग रूलिंग का मतलब अगर कोई बॉल लुढ़क रही है तो उसको लुढ़काते हुए आपको रखना है, तो उसी को बोलते हैं मेंटेन मोमेंट। हिट द नेल ऑन द हेड, अगर किसी की नेल के हेड पर अपन हिट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्ट सही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली राइट कर रहे हो। कीप ऑन फिंगर क्रॉस का मतलब होप फॉर गुड लक, मतलब कुछ अच्छे लक की आप क्या कर रहे हो? कामना कर रहे हो। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट को कैसे समझिए? जैसे हमारे जब पहले पढ़ते थे स्कूलों में तो वहां पे क्या रहता था? एक ब्लैक बोर्ड रहता था। क्या रहता था? ब्लैक बोर्ड रहता था। इस टाइप का क्या रहता था? ब्लैक बोर्ड। और उस पर हम जनरली किससे लिखते थे? एक लाइट चौक रहता, उसको क्या बोलते? व्हाइट चौक होता था, जिसको हम क्या बोलते थे? चौक बोलते थे। तो चौक से क्या करते थे हम? ब्लैक बोर्ड पर क्या करते थे? लिखते थे। तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया इन राइटिंग। क्या हो गया? इन राइटिंग, लिखित में कोई चीज होना, उसी को बोला जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको ऐसे समझ, जैसे हमारे जब पुराने स्कूलों में जब हम पढ़ते थे वहां पे एक ब्लैक बोर्ड रहता था, ब्लैक एंड बोर्ड रहता था। उस पर जो पेन चौक आता था व्हाइट कलर का आता था, उससे हम क्या करते थे? उस पर लिखते थे। तो ये काम किसका है? होता है लिखने का होता था। तो इसलिए इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। क्या होता है? इन राइटिंग। इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? अगर दो व्यक्ति हैं, एक ही बोट में है और कहीं फंस गए हैं। क्या कर गए? फंस गए हैं। ये मान लीजिए यहाँ लहरें चल रही हैं, कहीं समुद्र में ये चले गए तो दोनों फंस गए। तो दोनों के लिए अब क्या है? सेम परिस्थिति है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक खुश होगा एक दुखी होगा कि भाई हम फंस गए। दोनों ही क्या होंगे? दुखी होंगे। क्या होंगे? दुखी होंगे, क्योंकि दोनों की सिचुएशन कैसी है? सेम है। दोनों क्या समुद्र की लहरों में क्या किए हुए हैं? फंसे हुए हैं। तो इनकी जो बोट है वो सेम बोट है, एक ही बोट है दोनों की, और वो समुद्र की लहरों में फंस गए। इनका मतलब हो गया वो दोनों के दोनों क्या है? एक सेम सिचुएशन में। क्या है? उनके दोनों के सामने जो परिस्थिति है वो एक जैसी, या तो एक जैसी है या बेकार है। तो उसी को बोला जाता है इन द सेम बोट का मतलब एक ही परिस्थिति के अंदर होना। इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब हम कोई चीज होती है उसको स्विंग कराते हैं, तो फुल स्विंग का मतलब उसको पूरी तेजी से पूरे जोश से क्या कराना? उसको घुमाना। क्या करना? पूरे जोश से अगर उसको घुमाओगे तो वो कहाँ जाएगी? एक पीक पर चली जाएगी। किस पर चली जाएगी? पीक पर चली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए लड़की है, ये झूला झूल रही है। अब इसको आप पूरे जोर से इस पर क्या दीजिए, आप अगर इस धक्का दोगे झूले पे तो ये क्या जाएगा? एक पीक पर चला जाएगा। किस पर? बहुत ऊपर चला जाएगी ये लड़की, फिर वापस नीचे आएगी। फिर आप इसमें फुल स्विंग के साथ फिर दोबारा धक्का दीजिए तो वहां कहाँ चली जाएगी? बहुत ऊपर चली जाएगी। तो इसी को बोला जाता है एट द पीक ऑफ एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है उसके कहाँ चले जाना? पीक पर चले जाना। कहाँ चले जाना? पीक पर चले जाना। तो आप किसी चीज को अगर फुल स्विंग में करोगे, इसका मतलब आपने अपना क्या लगा दिया? उसके अंदर पूरा जोश लगा दिया। क्या लगा दिया? पूरा जोश लगा दिया। इसी को बोला जाता है इन फुल स्विंग एट ए पीक ऑफ एक्टिविटी। एक है इन एंड आउट्स। इन एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये कहीं जांच करने गया, इसको क्या किया? किसी ने बाहर बाहर से चीजें दिखा दी, अंदर से नहीं दिखाया। तो अब आप किसी चीज को जब बाहर से और अंदर से दोनों जगह से देखोगे जब तो उसके बारे में डिटेल में आपको पता लगेगा। अब मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है, ट्रक वाले ने बोल दिया भाई इसमें तो क्या है, इसमें तो फर्नीचर का सामान है और ट्रक बंद है। तो आप जब उसको खोल के बाहर से तो आपने देख लिया कि भाई ये ट्रक है, इसमें कुछ सामान जा रहा है। लेकिन जब उसको आप अंदर से खोलोगे और अंदर से देखोगे जब तो आपका पूरे को डिटेल में पता लगेगा ना उस चीज के बारे में। तो उसी को बोला जाता है इन एंड आउट्स का मतलब डिटेल ऑफ मैटर। किसी मैटर के बारे में डिटेल में पता लगाना, उसी को बोला जाता है इन एंड आउट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कोई चीज रिटर्न में देना ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इन फुल स्विंग का मतलब एट द पीक ऑफ एक्टिविटी, उसमें अपना पूरा जोश लगा देना, उसी को इन फुल स्विंग बोला जाता है। इन एंड आउट का मतलब कोई डिटेल है, पूरी डिटेल उसके बारे में देना। इन द सेम बोट का मतलब एक जैसी परिस्थितियों में होना। नेक्स्ट,
ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन अब कैसे करते हैं, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी की लिमिट सेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लिमिट सेट कर लो। मान लीजिए दो भाई रहते हैं, पहले ये क्या था, एक मकान था, पूरा का पूरा क्या था, एक मकान था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गई, एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी भाई, इधर का तेरा मकान रहेगा और इधर का मेरा हिस्सा हो गया, तो उनकी दोनों की क्या हो गई, लिमिट सेट हो गई। क्या हो गई, लिमिट सेट हो गई। तो ड्राई लाइन का मतलब होता है सेट ए लिमिट। क्या करना, एक लिमिट सेट करना। तो ये दो व्यक्ति थे, पहले ये क्या था, मकान था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, उसमें हिस्सा कर लिया। तो जो इधर को हिस्सा हुआ, इधर दोनों के बीच में क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी, लाइन खींच दी। तो इधर इधर का हिस्सा दूसरे आदमी का हो गया, इधर का दूसरे आदमी का हो गया। तो दोनों के बीच में क्या सेट हो गई, एक लिमिट सेट हो गई। तो ड्राई लाइन का मतलब होता है सेट ए लिमिट। एक होता है फैंसी प्राइस। प्राइस का मतलब पैसा होता है। अगर आप कोई फैंसी प्राइस किसी चीज का, अगर कोई फैंसी चीज है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, बहुत महंगा होगा। तो अगर फैंसी प्राइस आता है तो उसका मतलब हो गया हाई कॉस्ट। तो प्राइस का मतलब पैसा होता है, लेकिन अगर कोई चीज फैंसी है तो फैंसी चीज तो भाई बहुत ज्यादा पैसे की आएगी। अब मान लीजिए आप कोई जूता लेते हो, वो 500 रुपए का आएगा। अब वही जूता आप मान लीजिए आप ऐसा जूता लेना चाहते हो जो विराट कोहली पहनता है, तो वो आपके लिए फैंसी प्राइस है ना, उसका कॉस्ट तो भाई बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, फैंसी प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैंसी प्राइस। इसका मतलब हाई कॉस्ट। एंड इन द स्मोक, एंड इन द स्मोक का मतलब क्या होता है, देखिए एंड इन द स्मोक का मतलब ये, मान लीजिए आपने कोई दिवाली पे कोई फटाका चलाया। अब वो फटाका आपने जैसे चलाया, उसके अंदर से क्या निकला, बाली धुआं धुआं निकल के क्या हो गया, वो खत्म हो गया, एंड हो गया। उसके अंदर कोई आवाज ही नहीं आई, ओनली धुआं निकल के क्या हो गया, वो खत्म हो गया। उसी को आप बोलते हैं ना यार ये तो सुर्री फटाका है। क्या है, सुर्री फटाका, जिसके अंदर बस धुआं निकला और वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो धुआं निकलने के बाद अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसका मतलब उसमें कोई परिणाम ही नहीं आया। भाई आपने जो फटाका चलाया था, वो फटाका इसलिए चलाया था कि उसमें से आवाज आएगी तेज, लेकिन उसके अंदर से क्या, कुछ आवाज ही नहीं आई। जैसे सूतड़ी बम आपने चलाया, उसके अंदर से बस धुआं ही धुआं निकला, आवाज आई नहीं। तो उसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक का मतलब कोई परिणाम नहीं आना। आपको जिस परिणाम की आवश्यकता थी लेकिन वो परिणाम नहीं आया, उसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक। धुएं में ही क्या हो गया, वो चीज खत्म हो गई। आपने कोई सूतली बम चलाया, उसके अंदर से बस धुआं ही धुआं निकला, अगर उसके अंदर से आवाज नहीं निकला तो आपके लिए कोई परिणाम ही नहीं आया, क्योंकि आपने तो उसको आवाज के लिए चलाया था ना, कि उसके अंदर से बहुत तेज आवाज आएगी। तो उसी को बोला जाता है एंड इन स्मोक का मतलब कोई परिणाम नहीं आना। एक है फ्रेंच लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी होता है। अब फ्रेंच लीव का मतलब आप इससे समझे, फ्रेंच का इससे समझे फर। क्या हो रहा है, आप फर से कहीं से निकल गए। क्या निकल गए, इसको हिंदी में समझिए फर। फर करके आप निकल, आप कहते फर का मतलब होता है किसी चीज का तुरंत निकल जाना। किसी को बिना बताए फर कर गया यार, वो तो थोड़ी देर में रफू चक्कर हो गया, फर हो गया, तो उसी को बोला जाता है बिना बताए चला गया। तो फ्रेंच लीव का मतलब डिपार्चर विदाउट परमिशन। आप विदाउट परमिशन के जा रहे हो तो उसी को क्या बोले जाएगा, फ्रेंच लीव। लीव का मतलब लीव हो गया, और आप क्या हो गए, फर्र हो गए। क्या हो गए, फर्र हो गए। आपने किसी को कुछ बताया नहीं, आप क्या हो गए, फर्र हो गए। तो उसी को बोला जाता है फ्रेंच लीव। डिपार्चर विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन के आप चले गए हो, उसी को फ्रेंच लीव बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखिए। मान लीजिए आपका दोस्त है, किसी सरकारी नौकरी में काम करता है, और वो बिगर बताए वहां से छुट चला गया। उसने बताया नहीं कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, नहीं लेना चाहता, अपने ऑफिसर को नहीं बताया, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम फ्रेंच लीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेंच लीव। डिपार्चर विदाउट परमिशन। तो दोबारा से याद रखिए, ड्राई लाइन का मतलब एक सेट, लिमिट सेट करना। एंड इन स्मोक का मतलब कोई परिणाम नहीं निकलना। फैंसी प्राइस का मतलब हाई कॉस्ट, और फ्रेंच लीव का मतलब बिना बचाए आप चले गए, आपने परमिशन नहीं लिया, उसको बोला जाता है फ्रेंच लीव। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, अब जैसे कोई ये मछली है, आपने क्या किया, इसको पानी से बाहर निकाल दिया, आउट ऑफ वाटर किया है ना, तो इसका मतलब इसके लिए क्या है, अनकंफर्टेबल। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो भाई वो श्वास नहीं ले पाएगी। वो तो जो मछली है वो पानी में ही श्वास लेती है, तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या हो गया, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई। कैसी सिचुएशन हो गई, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो गया अनकंफर्टेबल सिचुएशन। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई एक बहुत महंगी क्रीम ली थी। क्या ली थी, आपने अपने मुंह पर लगाने के लिए एक महंगी क्रीम आपने खरीदी थी। अब इस महंगी क्रीम पे क्या हुआ ना, इस पे मक्खी आके बैठ गई। क्या बैठ गई, मक्खी आकर के इस पर, बहुत सारी मक्खियां इस पर भिनभिना लगी, इसके अंदर 2-4 मक्खियां मर भी गई।
तो ये आपके लिए इरेशन होगा। क्या होगा? आपके लिए एक तरह का इरिएशन हो गया ना, इसी को बोला जाता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब एक माइनर इरिएशन का मतलब आपके अंदर एक वो आ जाएगी यार, कैसे मतलब एक गुस्सा टाइप का हो जाएगा, थोड़ा आपको गुस्सा आएगा लेकिन वो निकलेगा नहीं आपसे। आप सोचोगे यार मैं इसको बंद कर देता तो इसमें मक्खी नहीं गिरती, ये इतनी सारी मक्खी कैसे गिर गई, अब इसको मैं कैसे अपने चेहरे पे लगाऊंगा। तो उसी को बोला जाता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब एक माइनर इरिएशन। क्या हो गया? माइनर इरिएशन हो गया। इसके अंदर क्या गिर गई? मक्खी गिर गई, तो वो आपके लिए थोड़ा क्या हो गई? बाधा का कारण हो गई। क्या हो गई? बाधा का कारण हो गई। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है माइनर इरेशन। गिव ए पाइस ऑफ वन माइंड का मतलब, गिव ए पाइस ऑफ वन माइंड का मतलब होता है आप किसी को अपने दिमाग का एक टुकड़ा देना चाह रहे हो। इसका इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको डांट रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो। क्या कर रहे हो? डांट रहे हो, फटकार रहे हो। तो गिव ए पाइस ऑफ माइंड का मतलब होता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किसी को डांटना या फटकारना। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसके पास एक ऐसा रूम है कि उसके अंदर ये अपनी दोनों हाथों को फैला के आराम से रह सकता है। इसका मतलब स्पेस टू मूव। इसका मतलब अगर एल्बो रूम है तो उसके अंदर वो आराम से, अगर इतना रूम है कि दोनों हाथ एक दूसरे से फैला के अगर रख सकता है, तो इसका मतलब इतना स्पेस है कि वो आसानी से उसमें क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो एल्बो का मतलब भुजा हो गई, रूम का मतलब रूम होता ही है। तो उस आपको क्या हुआ है? स्पेस टू मूव। तो आपको मूव करने के लिए क्या मिल गया? स्पेस मिल गया। आप फ्रीली हो कि आप उसमें मूव कर सकते हो, तो उसी को बोला जाता है एल्बो रूम, स्पेस टू मूव। आप कहीं भी आ जा सकते हो इसके अंदर, उसी को बोला जाता है एल्बो रूम। नेक्स्ट, कास्टल इन द एयर। कास्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है? कास्टल इन द एयर का मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक ड्रीम। क्या होता है? एन अनरियलिस्टिक ड्रीम। तो कास्टल का मतलब होता है दुर्ग। अगर दुर्ग आप कोई हवा में अगर कोई दुर्ग बनाओगे, हवा में कोई किला थोड़ी बनता है, तो ये क्या है? एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। क्या है? ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है, क्योंकि हवा में तो आप दुर्ग नहीं बना सकते। तो कास्टल इन द एयर का मतलब हो गया ए अनरियलिस्टिक ड्रीम, क्योंकि हवा में आप कोई दुर्ग नहीं बना सकते, इसलिए इसको बोला जाता है कास्टल इन द एयर का मतलब ए अनरियलिस्टिक ड्रीम। एक होता है बोसम फ्रेंड। अब बोसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? देखिए कोई दोस्त है, बोसम का मतलब होता है छाती। अगर कोई अपनी छाती में अगर कोई दोस्त है तो इसका मतलब वो क्या है? आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड। अगर वो आपकी छाती में है, छाती का मतलब यहाँ क्या हो गया? दिल से हो गया। क्या? अगर कोई दिल में, अगर आपका कोई दोस्त आपके दिल के अंदर है, तो इसका मतलब वो आपका क्या हो गया? बहुत ही करीबी हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये वेरी क्लोज फ्रेंड। क्या हो गया? वेरी क्लोज फ्रेंड। तो बॉसम फ्रेंड का मतलब हो गया, बॉसम का मतलब छाती होता है और छाती के अंदर दिल होता है। अगर कोई आपका दोस्त है वो आपके दिल के अंदर है, तो इसका मतलब वो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो इसी को बोला जाता है बॉसम फ्रेंड का मतलब ये वेरी क्लोज फ्रेंड। एक होता है ब्रिक द आइस। ब्रिक का आइस का मतलब देखिए कैसे, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये क्या होता है? जो बर्फ के टुकड़े, आइस के टुकड़े, उनको तोड़ रहा है, अपना शांति से काम कर रहा है। क्या कर रहा है? शांति से अपना काम कर रहा है, किसी से कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये जैसे ही लड़की आई, इसने क्या कर दिया? बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? बोलना स्टार्ट। जैसे इसके पास में लड़की आई, ये इससे पूछने लगी, भाई पूछने लगा भाई कहाँ से हो, कैसे हो। तो ये क्या किया इसने? स्टार्ट टू कन्वर्जेशन। क्या किया? कन्वर्जेशन क्या कर दिया इसने? स्टार्ट कर दिया। पहले शांत था, अपनी बर्फ को तोड़ रहा था, आइस को तोड़ रहा था, लेकिन जैसे ही लड़की आई वैसे ही क्या हुआ? इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इसको बोला जाता है टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। एक है बुल इन द चाइना शॉप। अब देखिए कोई चाइना की दुकान है, उसके अंदर कोई बुल है, बैल घुस गया। अगर किसी दुकान के अंदर कोई बैल घुस गया तो वो क्या होगा? ये तो अनाड़ी होगा ना एक तरह का। अगर किसी दुकान के अंदर ये बैल घुस गया और यहाँ पे देखिए इसने ये जो मिट्टी के बर्तन रखे हैं सारे क्या कर दिए? इसने फोड़ दिए। तो इसका मतलब वेरी क्लजमी पर्सन का मतलब एक वेरी बहुत ही अनाड़ी व्यक्ति। बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है बहुत ही अनाड़ी व्यक्ति। तो कास्टल इन द एयर का मतलब एक एरियलिस्टिक सिचुएशन, क्योंकि हवा में कोई दुर्ग नहीं बनता है, ये एरियलिस्टिक्स होता है। बॉसम फ्रेंड का मतलब ये वेरी क्लोज फ्रेंड, वो उसका आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र होता है, उसको बॉसम फ्रेंड बोलते हैं। ब्रेक इन द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, बातचीत स्टार्ट करना, उसी को बोला जाता है ब्रेक इन द आइस। बुल इन द चाइना शॉप, अगर किसी चाइना के अंदर कोई बैल घुस गया चाइना की दुकान के अंदर, तो वो चाइनीज माल को क्या करेगा? तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या है? बैल अनाड़ी है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ये वेरी क्लजमी पर्सन या बहुत ही अनाड़ी व्यक्ति। तो अभी तक हमने 20 इडियम्स को उनकी इमेज के साथ में अच्छे से समझा। अब हम इसको पैसेज में कैसे यूज होता है पैसेज के तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर आप इस पैसेज को एक दो बार अगर आप इसको रीड करते हो तो जितने भी इडियम्स आपको 20 कराए ना, आपके फिंगर टिप्स पे
100% याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैसेज में ये कैसे यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे रोहन फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। अगर ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब अनकंफर्टेबल, तो एक दिन जो रोहन है उसने महसूस किया अनकंफर्टेबल व्हेन ही हैज गिव ए स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। जब उसने पहले बार जब अपना स्पीच दिया था उसने कैसा महसूस किया, अनकंफर्टेबल महसूस किया। कैसा महसूस किया, अनकंफर्टेबल महसूस किया। बट हिज टीचर हेल्प हिम टू ब्रेक द आइस। तो उसके जो टीचर थे उसने किसके लिए हेल्प किया था, उसकी कन्वर्जेशन करने के लिए। क्या करने के लिए, ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत करने के लिए। तो टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन उसी को बोला जाता है ब्रेक द आइस। तो जो रोहन नाम का व्यक्ति था वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम स्पीच था, लेकिन उसके टीचर ने क्या किया, उसकी हेल्प की थी, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। एंड सून द इवेंट वाज इन ए फुल स्विंग। और जैसे ही जो इवेंट स्टार्ट हुआ वो क्या ही एकदम फुल स्विंग में चली गई। इसका मतलब एट द पीक ऑफ एक्टिविटी क्या हो गई, फुल स्विंग का मतलब पूरे जोश में चला। जो इवेंट है वो कैसा चला, पूरे जोश में चला, तो उसी को बोला जाता है इन फुल स्विंग का मतलब एट द पीक ऑफ एक्टिविटी। डर्निंग द प्रोग्राम वन स्टूडेंट ट्राई टू डिस्टर्ब अदर। तो जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर एक स्टूडेंट था, उसने जो अदर्स लोग थे उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। ए रियली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो क्या था वो, रियली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट था, मतलब एक माइनर क्या था, इरिएशन था। क्या हो, वो सभी के लिए क्या था, माइनर इरिएशन था। सो द टीचर गेव हिम पीस स्पाइस ऑफ माइंड। तो वो जो टीचर था उसने उसको क्या किया, डाटा फटकारा। क्या किया, उसको डाटा फटकारा। एक्सप्रेस हर ओपिनियन एंग्रीली। तो उसी को बोला जाता है पीस ऑफ हर माइंड। रोहन एज हिज फ्रेंड वर इन द सेम बोट। तो रोहन और उसके दोस्त थे वो सेम बोट में थे। इसका मतलब सेम सिचुएशन में थे। किस में थे, सेम सिचुएशन में थे। बिकॉज दे वर ऑल नर्वस, क्योंकि सभी के सभी क्या थे, नर्वस थे। तो इसका मतलब वो इन द सेम बोट, एक ही सिचुएशन में थे। बट दे कीप देयर फिंगर क्रॉस। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने फिंगरों को क्रॉस किया हुआ था। इसका मतलब उनको आशा थी कि कुछ अच्छा होगा। क्या होगा, कुछ अच्छा होगा। होप फॉर गुड लक एंड परफॉर्म वेल। और उन्होंने परफॉर्म भी क्या किया था, बहुत ही शानदार किया था। तो शुरू में जो रोहन और उसके फ्रेंड थे वो एक ही सिचुएशन में थे क्योंकि सारे के सारे नर्वस थे। बट उनको ये कीप दे रहा था फिंगर क्रॉस, लेकिन उनको क्या थी, आशा थी कि उनके साथ में क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगी, होप फॉर गुड लक। और उसके बाद में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया था वो क्या था, बहुत ही बढ़िया था, परफॉर्मेंस वेल। अदर वेन स्टूडेंट हिट द नेल ऑन द हेड। लेटर माने बाद में एक स्टूडेंट था उसने हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब गॉट समथिंग एग्जैक्टली राइट। मतलब कोई चीज थी वो एग्जैक्टली आपने राइट किया है, तो उसी को बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। डर्निंग ए क्यूज, द क्यूज के दौरान हिट द नेल ऑन द हेड किया। एवरीवन क्लैप लाउडली। और सभी व्यक्तियों ने क्या किया, उसके लिए तालियां बजाई, क्योंकि उसने क्या किया, एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया क्यूज दी थी, इसीलिए सभी ने क्या किया था, तालियां बजाई थी। आफ्टर स्कूल रोहन वेंट टू बाई ए न्यू बैग। जब आगे स्कूल खत्म हुआ तो रोहन एक न्यू बैग खरीदने के लिए चला गया। बट फाउंड इट एट ए फैंसी प्राइस। लेकिन उसने पाया कि वो क्या है, फैंसी प्राइस है। फैंसी प्राइस का मतलब उसका क्या है, बहुत ही हाई कॉस्ट है। सो ही डिसाइडेड टू ड्राई लाइन। तो उसने डिसाइड किया, ड्राई लाइन का मतलब सेट, एक लिमिट सेट कर दी ऑन हिज स्पेंडिंग। तो उसने अपने खर्चे पर क्या किया, एक लिमिट सेट कर दिया, ड्राई लाइन किया। दैट नाइट ही रोट हिज एक्सपीरियंस इन ए ब्लैक एंड वाइट इन हिज डायरी। तो उस रात को उसने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब किसी चीज को लिखना होता है, इन हिज डायरी, अपनी डायरी में लिखा। ही आल्सो प्रोमिस टू कीप द बॉल रोलिंग। और उसने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया कि वो अपना जो काम कर रहे हैं उसको वो मेंटेन करेंगे। वो क्या करेंगे, जो अभी उन्होंने जितना भी भाषण दिया था वो इसी टाइप से उसको क्या करेंगे, मोमेंट को मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो कीप द बॉल रूलिंग का मतलब होता है मेंटेन मोमेंट बाय स्पीकिंग अगेन नेक्स्ट टाइम। तो जब जो अगले टाइम जब वो दोबारा बोलेंगे तो वो अपना जो मोमेंटम है उसको वो मेंटेन करके ही चलेंगे, इसी टाइप से बोलेंगे। तो उसी को बोला जाता है कीप द बॉल रूलिंग। इन द एंड ही फियर एंडेड इन स्मोक। तो जो एंड में था, जो अंत में जब उसने भाषण आसन सब कुछ दिया तो उसका जो डर था वो एंड हो गया इन स्मोक। इसका मतलब उसका जो डर था वो सक्सेस नहीं हो पाया। जो उस पर जो डर हावी होना चाहता था वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो फियर एंडेड इन स्मोक का मतलब कोई परिणाम नहीं निकला। बिकॉज नाउ ही हैज फुल एल्बो रूम। क्योंकि उसके पास में फुल एल्बो रूम था टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास में क्या थी, एक छूट थी। क्या थी, एक तरह की छूट होना, उसी को बोला जाता है एल्बो रूम। कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या हो गई, एक तरह की एल्बो रूम हो गई, आपको छूट दी हुई है। तो उसी को बोला जाता है एल्बो रूम, स्पेस टू मूव फ्रीली टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए
और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।